जी हाँ दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश गुप्ता में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड 2023 से परीक्षा से संबंधित बहुत ही बड़ा चैप्टर 12th क्लास का जियोग्राफी भूगोल का लेकर आया हूँ। यह आपका चैप्टर 9th क्लास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित टॉपिक बाय टॉपिक महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूँ, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहेगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का जियोग्राफी का बुक 1 का चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, जिससे संबंधित आप लोग को अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनसे 5 नंबर के पूछते हैं। इसीलिए आप इसको बहुत ही विस्तारित रूप से देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं टाइप बाय टाइप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह आपका चैप्टर 9th है, अर्थात 9वां चैप्टर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर ऑफ कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या हमको इसके अंदर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग व्यापार जानेंगे, राष्ट्रीय व्यापार क्या है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास में क्या योगदान है उसके बारे में जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों ज़रूरी है, क्या क्यों किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग खनिज संसाधन, जलवायु, जनसंख्या कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक विकास के चरण, निवेश की सीमा के बारे में जानेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे, व्यापार की मात्रा को जानेंगे, व्यापार की संरचना, व्यापार की दिशा, व्यापार की संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, मुक्त व्यापार क्या है, विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था, विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य है, आलोचना, क्षेत्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित चिंताएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, बंदरगाह क्या है, बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, औद्योगिक बंदरगाह क्या है, वाणिज्यिक बंदरगाह क्या है, व्यापक बंदरगाह क्या है, अंतर्देशीय बंदरगाह क्या है, बाहरी बंदरगाह क्या है। इसके साथ ही हम लोग विशिष्ट कार्यों के आधार पर बंदरगाह के प्रकार को देखेंगे। तेल बंदरगाह क्या है, पार्ट ऑफ कॉल क्या है, पैकेज स्टेशन क्या है, यह इंटरपोर्ट बंदरगाह क्या है, नौसेना बंदरगाह क्या है, इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तार से इसमें देखेंगे। और इसके बाद अगर आपको कोई मोर लिंक चाह रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इस लिंक के माध्यम से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं उसमें आप लोग को बहुत सी वीडियो दे दिया हूँ, आप उस वीडियो से माध्यम से आप अपना तैयारी को पूरी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यापार क्या है, व्यापार से क्या होता है उसके बारे में। तो व्यापार वस्तुओं और सेवाओं को लेन देन को व्यापार कहा जाता है, अर्थात हम कोई भी क्रय विक्रय होता है वही व्यापार कहलाता है। मुख्य रूप से व्यापार को दो स्तरों पर किया जाता है। एक आपका राष्ट्रीय व्यापार, एक देश के भीतर होने वाले व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, जबकि दूसरा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक देश के द्वारा उन वस्तुओं का व्यापार अन्य देशों में किया जाता है जिन्हें खुद उत्पादित नहीं कर सकते या फिर उन्हें वह दूसरे देशों से कम कीमत में खरीद सकते हैं। तीसरा का पॉइंट हो जाता है व्यापार का प्रारंभिक रूप वस्तु विनिमय प्रणाली है, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेना किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। इसके अंतर्गत बताया गया है प्राचीन काल में लंबी दूरी तक माल परिवहन करना जोखिम भरा था, इसीलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। रेशम मार्ग
6,000 किलोमीटर रोम को चीन से जोड़ता था। यह लंबी दूरी के व्यापार का एक प्रारंभिक उदाहरण है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है, व्यापारियों ने भारत, फ्रांस और मध्य एशिया के मध्यवर्ती बिंदुओं से चीनी रेशम, रोमन ऊन, कीमती धातुओं और कई अन्य उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का परिवहन किया। इसके बाद बताया है 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के व्यापार के साथ व्यापार का एक नया रूप उभरा जिसे दास व्यापार कहा जाता है। इसके बाद डेनमार्क में 1772 ईस्वी में, ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1808 में दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद अनाज, मांस, ऊन जैसे कच्चे मालों की मांग में भी विस्तार हुआ। औद्योगिक देश कच्चे माल का आयात किया करते थे, उनसे उपयोगी वस्तुएं बनाकर उन्हें अन्य देशों में बेचा करते थे। इस तरह से व्यापार यहाँ किया जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों ने पहली बार व्यापार कर और मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद यहाँ बता रहा है, युद्ध के समय की अवधि के दौरान टैरिफ और व्यापार के लिए सामान्य समझौते, जो बाद में विश्व व्यापक संगठन बन गया, जैसे संगठनों ने कर को कम करने में मदद की। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूमि की बनावट, मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता होने के कारण विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, खनिज, विश्व में खनिज संसाधनों समान रूप से वितरित है। जलवायु में विभिन्नता होने के कारण विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इसके बाद हो जाता है जनसंख्या कारक। विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार अलग अलग है, इस वजह से संसाधनों की मांग और मात्रा दोनों प्रभावित है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक कारक। कुछ संस्कृतियों में कला और शिल्प विशिष्ट रूप से विकसित होते हैं, जिन्हें दुनिया भर के महत्व दिया जाता है, दुनिया भर के लोग महत्व देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, हम लोग पॉइंट देखते हैं आर्थिक विकास की चरण। विकास के प्रत्येक चरण में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार बदल जाते हैं। विकासशील देश में मुख्य रूप से कृषि उत्पादनों का निर्यात किया जाता है, जबकि बनी वस्तुओं का आयात किया जाता है, जबकि इसके विपरीत विकसित देशों द्वारा बनी हुई वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और कृषि उत्पादों और कच्चे माल का आयात किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निवेश की सीमा। तो निवेश की उपलब्धता न होने की वजह से छोटे देशों में बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनसे संबंधित उत्पादों ने बाहर से आयात करने पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित है। नंबर 1, व्यापार की मात्रा। व्यापार की मात्रा के अंतर्गत बताया गया है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा कहा जाता है। विश्व व्यापार की कुल मात्रा पिछले दशकों में लगातार बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ बताया गया है व्यापार की संरचना। पिछली शताब्दी में मुख्य रूप से देशों द्वारा प्राथमिक वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया और निर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात बढ़ा। वर्तमान दौर में मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। व्यापार की दिशा प्राचीन समय में
वर्तमान के विकासशील देश मूल्यवान वस्तुओं और कलाकृतियों आदि का निर्यात करते थे, अर्थात वे देते थे। जिनका निर्यात यूरोपीय देशों में को किया जाता था, वहाँ पर वे पहुँचाते थे, वहाँ पर उनको देते थे। इसके बाद बताया गया है 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान विश्व व्यापार की दिशा में भारी बदलाव आई। यूरोप ने अपनी उपनिवेश खो दिए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यापार का संतुलन, किस तरह से संतुलन किया गया। यहाँ बताया गया है एक देश द्वारा दूसरे देश को आयात और निर्यात की जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रिकॉर्ड को व्यापार संतुलन कहा जाता है, अर्थात संतुलित करना। आयात और निर्यात दोनों बराबर होता है तो उसी को हम लोग संतुलित कहते हैं। यदि आयात का मूल्य किसी देश के निर्यात के मूल्य से अधिक होता है तो देश का व्यापार संतुलन नकारात्मक या प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो देश में व्यापार का सकारात्मक या अनुकूल संतुलन है। नकारात्मक शेष एक देश के विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार को देखते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट बताता है द्विपक्षीय व्यापार, अर्थात द्वि मतलब दो, पक्षीय मतलब पक्ष और व्यापार मतलब काम धंधा। तो इसमें बताया गया दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है उसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। बहुपक्षीय व्यापार एक देश के द्वारा कई व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है उसे बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार के अंतर्गत बताया गया है व्यापार के लिए देश की अर्थव्यवस्था को खोलना, मुक्त करना व्यापार या व्यापार का उदारीकरण कहलाता है। व्यापार का उदारीकरण या मुक्त व्यापार की स्थापना व्यापार बाधाओं जैसे कि कर को कम करके की जाती है। व्यापार उदारीकरण हर जगह से वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू उत्पादों और सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। इसके बाद बताया है किसी वस्तु को किसी देश में ऐसे कीमत पर बेचने की प्रथा जो लागत से नहीं होती डंपिंग कहलाती है। एक देश को डंप किए गए माल से संपर्क रखना चाहिए क्योंकि सस्ते दामों का डंप किया हुआ माल घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1948 में दुनिया को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त कराने के लिए कुछ देशों द्वारा टैरिफ और व्यापार के लिए सामान्य समझौता GATT का गठन किया गया। 1994 में सदस्य देशों द्वारा राष्ट्र के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया और 1 जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है। तो विश्व संगठन में व्यापार का कार्य निम्न है। नंबर 1 हो जाता है यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। यह वैश्विक व्यापार प्रणाली के नियमों को तय करता है। यह विवादों को सुलझाता है। इसमें दूरसंचार, बैंकिंग और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे सेवाओं भी शामिल है। इसके बाद इसका क्या आलोचना है इसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। मुक्त व्यापार अमीर और गरीबों देशों के बीच की खाई को चौड़ा कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र अपने हित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई विकसित देशों ने विकासशील देशों के उत्पादन के लिए अपने बाजार नहीं खोलते हैं। स्वास्थ्य, श्रमिकों के
श्रमिकों के अधिकार, श्रम, बाल श्रम और पर्यावरण के मुद्दे को अनदेखी की जाती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दिसंबर 2016 तक 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। इसके बाद भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व के एक विशेष क्षेत्र में स्थित देशों के बीच व्यापार को सरल बनाए और बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रीय सहयोग संगठनों का गठन किया जाता है। आज 120 क्षेत्रीय व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन का 52% व्यापार करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित चिंताएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है, जिससे अन्य देशों पर निर्भरता है, विकास के असमान स्तर है, शोषण है, युद्धों के दौरान वाणिज्यिक प्रतिबंधितों जैसी समस्याएं होती है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में तेजी आती है। संसाधनों का तेजी से उपयोग किया जाता है, जिस वजह से प्राकृतिक संसाधनों की नुकसान होता है। यदि व्यापारी संगठन केवल लाभ कमाने के लिए के उद्देश्य से काम करेगी और पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर नहीं किया जाएगा, तो यह भविष्य में गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। इसके प्रवेश द्वार के प्रथम पॉइंट आ जाता है बंदरगाह। बंदरगाह के बारे में हम लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसीलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंदरगाह कार्गो के लिए लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं बंदरगाह के प्रकार। बंदरगाह के प्रकार संभाले गए कार्गो के अनुसार बंदरगाह के प्रकार। नंबर 1, औद्योगिक बंदरगाह। ये बंदरगाह थोक माल जैसे अनाज, चीनी, अयस्क तेल, रसायन और इस प्रकार के अन्य सामग्रियों का परिवहन सुनिश्चित करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाणिज्य बंदरगाह। ये बंदरगाह सामान्य कार्गो पैक उत्पादकों को संभालती है और अच्छे निर्मित होती है। यह बंदरगाह यात्री यातायात को भी संभालते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यापक बंदरगाह। ऐसे बंदरगाह बड़ी मात्रा में थोक और सामान्य कार्गो को संभालते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थान के आधार पर बंदरगाह। स्थान के आधार पर बंदरगाह अंतर्देशीय बंदरगाह। वे बंदरगाह समुद्री तट से दूर स्थित है। वे एक नदी या एक नहर के माध्यम से समुद्री से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाहरी बंदरगाह। ये वास्तविक बंदरगाहों से दूर बने गहरे पानी के बंदरगाह है। ये उन जहाज़ों को प्राप्त करके मूल्य बंदरगाहों की सेवाओं करते हैं जो उनके बड़े आकार के कारण उनसे संपर्क करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए एथेंस और ग्रीस में उनका बाहरी बंदरगाह पिरियस है। अब हम लोग देखते हैं विशिष्ट बंदरगाहों के आधार पर प्रकार। इसके अंतर्गत बताया गया है तेल बंदरगाह। ये बंदरगाह तेल के प्रसंस्करण और शिपिंग में काम करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर बंदरगाह है और कुछ रिफाइनर बंदरगाह है। वेनेजुएला में माराकैबो इसका उदाहरण है। आगे देखते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। वे बंदरगाह है जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर कॉलिंग पॉइंट के रूप में विकसित थे, जहां जहाज ईंधन भरते, पानी भरते, खाद्य सामग्री लेने के लिए
लंगर लगाते थे। इसके बाद बता रहा है अदन, होनोलुलु और सिंगापुर इसके उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैकेट स्टेशन। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से यात्रियों के लिए के परिवहन और कम दूरी को कवर करने वाली जल निकायों से संबंधित है। उदाहरण इंग्लैंड में डोवर। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरपोर्ट बंदरगाह। ये संग्रह केंद्र है जहां आया निर्यात के लिए विभिन्न देशों से माल लाया जाता है। सिंगापुर एशिया का एक ऐसा इंटरपोर्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नौ बंदरगाह। ये बंदरगाह युद्धपोतों की सेवा करते हैं। उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएँ, कोचिन और कारोबार भारत में ऐसे बंदरगाहों के उदाहरण है। इस तरह से आप लोग का चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फुल टॉपिक को बता दिए हैं। वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आपको मैंने पूरी तरह से टाइप बाय टाइप बता दिए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से नए नए आप लोग के लिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।